हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 81, जिसके अंदर अपन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेव थ्योरी। अगर अपन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक या दो क्वेश्चन तो इससे वेव थ्योरी से आते हैं और कम से कम एक क्वेश्चन आपका हर साल डॉपलर इफेक्ट से आता है, ये आपको मालूम है। तो इसका एवरेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चन, और आपको पता है कि 45 क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक अगर 2 से 3 क्वेश्चन की आपको श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, तो वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको अपन करते हैं स्टार्ट। तो वेव थ्योरी में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वेव क्या होती है, व्हाट इज वेव, तरंग क्या होती है। तरंग क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो, बेसिकली तरंग ऊर्जा स्थानांतरण का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, जिसमें माध्यम के कणों की स्थानांतरण गति नहीं होती है। तो ये होती है ऊर्जा संचरण का तरीका, और इसमें माध्यम के कणों की जो गति है वो नहीं होती है भाई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ध्यान से, इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं तो ऑब्वियसली मेरे मुंह के आसपास में एयर है, हवा है। बोलने से पहले मैं यहाँ का प्रेशर मापता हूं तो भी पी नोट प्राप्त होता है, और जैसे मैं बोलता हूं तो भी मेरे को प्रेशर कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे पी नोट ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर माध्यम मूव करेगा तो मेरे आसपास की जो हवा है वो तो दूर की तरफ चली जाएगी, और दूर की तरफ चलेगी तो इस स्थिति में यहाँ पे तो माध्यम बचेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कोई भी जैसे रस्सी है, इस रस्सी को अपन किसी भी दीवार से बांध करके अगर अपन इसके अंदर झटका देते हैं तो इसके सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स अपनी जगह पे रहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि कोई भी जैसे मान के इसलिए रस्सी है, इस रस्सी को आपने यहाँ से बांधा और बांध करके फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्या करें, इस प्रकार से यूँ झटका देते हैं। तो झटका देते हैं इसके अंदर, इस प्रकार से यूँ तरंग चलती है, वेव चलती है इसके अंदर, इस प्रकार से यूँ, ठीक है ना। बट इस रस्सी पर मान के इसलिए आपने मार्कर से कुछ निशान कर दिए, इसको आपने बोल दिया पॉइंट ए, इसको आपने बोल दिया पॉइंट बी, इसको आपने बोल दिया इस प्रकार से पॉइंट सी। तो थोड़ी देर बाद में देखोगे तो भी ए आपका यहीं पे, बी आपका यहीं पे और सी आपका यहीं पे रहेगा। तो ए, बी और सी की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो इससे अपन ये बता सकते हैं कि माध्यम के कणों की यहाँ पे गति नहीं होती है। ऐसे जैसे मान के इसलिए का पानी है, इस पानी की सतह पे कोई लकड़ी का ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख रखा यूँ, तो ये कुछ तो डूब रहा है और कुछ तैर रहा है, इस प्रकार से यूँ, ठीक है ना। अब जैसे मान के इसलिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी जैसे स्टोन है, पत्थर है, इस पत्थर को आप यहाँ पे फेंकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे फेंकते हैं तो वैसे पानी के अंदर तरंगें उत्पन्न होती है, वर्ताकार मतलब सर्कल्स बन जाते हैं, और इन सर्कल्स के रूप में यहाँ पे तरंगें उत्पन्न होती है। तरंगें किनारों की तरफ बढ़ती है, आपने खुद ने ऐसा प्रैक्टिकली देखा होगा। इस दौरान ये आपके पास लकड़ी का जो ब्लॉक है ये अप डाउन मोशन करता है, ऊपर नीचे गति तो करता है, बट ये लकड़ी का ब्लॉक है ये इधर उधर गति नहीं करता है। तो इसकी जो गति है वो इस प्रकार से ऊपर और नीचे इधर की तरफ गति होती है, भी दाएं बाएं इसकी किसी प्रकार की गति नहीं होती है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से अपन ये समझ सकते हैं कि तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, केवल दोलन करते हैं भी, ठीक है, गति नहीं करते हैं। कौन सी गति की बात हो रही है, माध्यम के कणों की स्थानांतरण गति। ये स्थानांतरण गति नहीं होती है, दोलन गति तो होती है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको यहां पे ये बताने वाला हूं कि तरंगों का क्लासिफिकेशन, तरंगों का वर्गीकरण अपन कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज यहां पे बता देता हूं कि माध्यम के कणों की स्थानांतरण गति तो नहीं होती, बट माध्यम के कणों की जो कंपन गति है वो तो होती है भी, ठीक है ना। तो तरंग संचरण के दौरान होता क्या है कि माध्यम के जो कण है, माध्यम के कण ये क्या करते हैं भी, दोलन गति या कंपन गति करते हैं।
और कंपन गति करते हुए ये जो कण है अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं। जैसे ऊर्जा संवेग या जो विक्षोभ है या जो डिस्टरबेंस है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है भाई, ठीक है ना। कणों की कंपन गति होती है और कंपन गति के कारण ये जो कण होते हैं ये पड़ोसी कणों को ऊर्जा संवेग विक्षोभ का स्थानांतरण होता रहता है अभी। तो क्या मतलब हुआ कि तरंग संचरण के दौरान माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन गति करते हैं और कंपन गति करते हुए ये जो कण होते हैं लगातार अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा संवेग विक्षोभ का स्थानांतरण करते रहते हैं और इस प्रकार से ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है, तरंग चलती रहती है भी। अब मैं आपको तरंगों का वर्गीकरण यहां पे समझाने वाला हूं। तरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। तो कैसे करते हैं वर्गीकरण देवदान से? सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ऊर्जा संचरण की दिशा के आधार पर कुछ तरंगें होती है जो केवल एक ही दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, इनको अपन बोलते हैं 1D। कुछ तरंगें ऐसी होती है जो एक तल में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, इनको अपन बोलते हैं 2D। और कुछ तरंगें ऐसी होती है जो त्रिविम आकाश में यानी सभी डायरेक्शन में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, इनको अपन बोलते हैं 3D वेव्स। तो अपन बोल सकते हैं ए एक विमीय तरंग, बी द्विविमीय तरंग, सी ये त्रिविमीय तरंग होती है, 1D बोल दो इसको, इसको 2D बोल दो, इसको आप 3D बोल दो, ठीक है ना। 1D 2D 3D। 1D का एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे कोई भी आपने तार है, उस तार को आपने स्ट्रेच कर रखा है, खींच रखा है, इस तार के अंदर आप झटका दोगे तो तरंग इस तार के अनुदिश ही चलेगी। तने हुए तार में तरंग। द्विविमीय तरंग की बात करते हैं। जैसे मान के इसलिए पानी की सतह पर आपने कोई भी पत्थर फेंका तो पानी की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती है वो क्या हो जाएगी? द्विविमीय हो जाएगी। तो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग। और त्रिविमीय की बात करते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज है वो सभी डायरेक्शन जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ। तो यह हो जाएगी आपके पास है ध्वनि तरंग। इसको अपन क्या बोलते हैं भी? ध्वनि तरंग बोलते हैं। तो ये तो ऊर्जा संचरण की दिशा के आधार पर होगी। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं ऊर्जा संचरण के आधार पर। ए परगामी तरंग, इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं और इसको ट्रेवलिंग वेव भी बोल सकते हैं। तो क्या होती है ध्यान से देखना। देखो ऐसी तरंग जो किसी दिए गए माध्यम में निश्चित वेग से गति करती है तथा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं भी? परगामी तरंग बोलते हैं। यानी परगामी तरंगें होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तो ये देवदान से ये ऊर्जा का स्थानांतरण ये करती है
और इनका जो वेग होता है वो क्या होता है भाई, नॉन जीरो होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी। अपरगामी तरंग, इनको अपन स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं या स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। और अपरगामी तरंगों के बारे में मैं काफी कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर, एक लेक्चर से भी ज्यादा टाइम इसको अपन देने वाले हैं यहाँ पे। तो ये क्या करती है, ध्यान से देखना, देखो ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है। अब कैसे नहीं करती है, ये तो अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है और इनका जो वेग होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है भी, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो ध्यान से देखना, देखो तरंग क्या होती है और तरंग में क्या तरंग में माध्यम के कण स्थानांतरण गति करते हैं क्या, नहीं, माध्यम के कण कंपन गति करते हैं और लगातार पड़ोसी कणों को ऊर्जा, संवेग और विक्षोभ का स्थानांतरण करते रहते हैं, जिससे तरंग आगे बढ़ती रहती है। और तरंगों की क्लासिफिकेशन में ऊर्जा के संचरण की दिशा के आधार पर, ऊर्जा के संचरण के आधार पर, ये दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे अपने हो चुके हैं, इनको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर और कणों के कंपन की दिशा के आधार पर दो वर्गीकरण अपन और डिस्कस करते हैं। तो तीसरा वर्गीकरण देखो ध्यान से, यह देखा आपके पास है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। बात सुना, अभी माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है, एक तो वो जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है और एक जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन ए डिस्कस करते हैं, यांत्रिक तरंगे, इंग्लिश में इनको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो देखना ऐसे, देखो इन तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भाई, यानी यदि माध्यम होगा ना तो ये तरंगें संचरित होगी, अदरवाइज ये तरंगें संचरित नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। तो ध्यान से देखना है, देखो ध्वनि तरंगे होती है, इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर अपन चंद्रमा पर चले जाएं तो वहां पर वायुमंडल अनुपस्थित है, तो वहां पे ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। और बी, एक होती अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो ध्यान से देखना, देखो इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता इन तरंगों के लिए नहीं होती है। इसका मतलब यह कि ये जो तरंगें होती है ये बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती है, यानी इनका संचरण निर्वात में भी संभव है। एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इसके बाद में ये तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा क्लासिफिकेशन, चौथा और लास्ट, कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तो बच्चों ध्यान से देखना, एक तो था आपके पास में वीओपी, वीओपी का मतलब होता है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। एक होता है डीओपी, डीओपी का मतलब होता है डायरेक्शन
ऑफ प्रोपेगेशन। वीओपी का मतलब होता है वो डायरेक्शन जिसमें कणों के माध्यम के जो कण है वो कंपन करते हैं जिस दिशा में, उसको अपन बोलते हैं वीओपी। और जिस दिशा में आपकी तरंग संचरित होती, ऊर्जा संचरित होती, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा। दो प्रकार की तरंगें होती है, एक तो होती है आपके पास है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बेसिकली इन तरंगों के लिए जो कणों के कंपन की दिशा वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, यानी समान दिशा होती, समान दिशा में कण कंपन करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि इन तरंगों के लिए वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है वो पैरेलल होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए ये आपके पास इधर की तरफ कोई तरंग है वो संचरित हो रही है, और जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे माध्यम का ये कण है, ये कण है, ये कण है, तो ये वाले जो कण होते हैं ये इस प्रकार से इस दिशा में इस प्रकार से यूं वाइब्रेशन करते हैं। ये वाला जो कण है इस प्रकार से यूं, ये यूं और ये यूं वाइब्रेशन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल होता है ध्वनि तरंगे, और इसके अंदर बी एक होती अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगी भी। तो इन तरंगों के लिए वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी इन तरंगों के लिए कणों की कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है। तो यदि अपन इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, देखो ध्यान से। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे ये माध्यम का कण है, ये इस दिशा में यूं वाइब्रेट करता है। इसी प्रकार से ये कण है, ये यूं वाइब्रेट करता है। ये कण इस प्रकार से यूं वाइब्रेट करता है। और यदि इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं तो एक तो आपके पास कोई भी जो तनी हुई रस्सी है, इस तनी हुई रस्सी के अंदर उत्पन्न तरंगे किसी भी रस्सी को तान करके इसके अंदर इस प्रकार से झटका देते हैं, तो तरंग तो रस्सी के अनुदिश चलती है, माध्यम के कण होते हैं वो रस्सी के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सभी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल होती है। ठीक है ना। एक तो रस्सी में तरंगे, और एक ध्यान से देखना, देखो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी प्रकाश तरंगे। अब ध्यान से देखना, देखो रस्सी में जो तरंगे हैं वो तो चलो अपने समझ में आती है, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में तो माध्यम होता ही नहीं, तो माध्यम के कण कहां से आ जाएंगे। तो यहाँ पे माध्यम के कण नहीं होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और आपने 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, उन दोनों के वाइब्रेशन को अपन कंसिडर करते हैं अभी। ठीक है ना। तो ये तरंगों का जो वर्गीकरण है वो अपना कंप्लीट होता है। करें इसको नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखना, देखो बच्चों, अपने जो तरंगों का वर्गीकरण है वो अपन ने कंप्लीट कर दिया है, और तरंगों को वर्गीकृत करने के लिए अपन ने 4 बेस बनाए थे। चारों आधारों पर अपन ने तरंगों को वर्गीकृत कर दिया है। तो अब आपके समझ में आ गई कि कौन सी तरंग है वो किस प्रकृति की होती है। जैसे अपन बात करते हैं ध्वनि तरंग, इसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण से ये यांत्रिक होती है। और साथ में ध्यान से देखना, देखो इसमें कणों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं अनुदैर्ध्य। और एक जैसे मान के इसलिए रस्सी में तरंग, रस्सी में जो तरंग है इसको भी संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण से ये भी आपके पास यांत्रिक है।
बट ध्यान से देखना, देखो इसमें कणों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, इस कारण से ये कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, यानी अनुप्रस्थ होती है। ठीक है ना। अब देवदान से मैं कुछ बातें लिखता हूं यहां पर आपके सामने। मैं बोलता हूं कि सभी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो यांत्रिक होती है, लेकिन इसका उल्टा लिखते हैं अपन, लेकिन जो सभी यांत्रिक तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ होती है। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। कैसे, ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, जितनी सारी की सारी जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो क्या होती है, यांत्रिक होती है। क्या होती है, यांत्रिक। जैसे अपन बात करते हैं ध्वनि तरंग है, ये क्या होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, साथ में यांत्रिक भी होती है। बट सारी की सारी जो यांत्रिक तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ, बट सारी की सारी जो यांत्रिक तरंगे होती है वो, इसका उल्टा लिखना था ना अपने को, अनुदैर्ध्य होती है। ये गलत हो गया, यानी सभी यांत्रिक तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं होती, यानी कुछ अनुप्रस्थ भी होती। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल कौन सी तरंग यांत्रिक और अनुप्रस्थ है, तो रश्मि में तरंग। इसका अपन एग्जांपल लिख देंगे, रस्सी में जो तरंग होती है वो इसका एग्जांपल हो गया अभी। ठीक है ना। इसके बाद में ये तो आपके समझ में आ गया। इसके बाद अगला देखो ध्यान से, सभी जो अयांत्रिक तरंग है वो कैसी होती है, वो होती है अनुप्रस्थ। ये तो होती है, यानी सारी की सारी जितने भी अयांत्रिक तरंग होती है ना, जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो सब कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है प्रकृति में। लेकिन सभी अनुप्रस्थ होती है ना, वो अयांत्रिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि कुछ अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो यांत्रिक भी होती है। बताओ अनुप्रस्थ और यांत्रिक कौन सी होती है, रस्सी में तरंगे। तो इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, तनीव रस्सी में तरंग हो जाएगी भी। ठीक है ना, ये चीज। तो वर्गीकरण यहाँ पे तरंगों का कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कोई भी तरंग है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तरंग का निर्माण, बात सुनना भाई। तरंग में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे किसी भी माध्यम के एक कण को ऊर्जा देते हैं, और माध्यम के कण को ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा पाते ही वो कण क्या करेगा, एसएचएम स्टार्ट करेगा, यानी कंपन स्टार्ट कर देगा। और कंपन गति करता हुआ ये जो कण है ये लगातार अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करता है, जिससे ये एनर्जी या जो विक्षोभ या मोमेंटम है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो ऊर्जा पाकर के माध्यम के कण कंपन करते हैं और ये लगातार अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ठीक है ना। तो माध्यम होता है ना, उसके पास में एक तो होनी चाहिए क्या भी, प्रत्यास्था, और एक क्या होना चाहिए, जड़त्व होना चाहिए। क्योंकि माध्यम के पास एक तो प्रत्यास्था होती है, एक जड़त्व होता है। तो इस वजह से माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं भी, एसएचएम करते हैं। अदरवाइज तो माध्यम की किसी भी कण को आपने ऊर्जा दी तो अपनी माध्य स्थिति से शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, वापस वहां पे आएगा नहीं, तो कंपन की बात ही नहीं कर सकते अपन।
तो कंपन करने के लिए एक तो प्रत्यास्थता होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए, जड़त्व होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता और जड़त्व, इन दोनों गुणों की वजह से माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। भाई क्या करते हैं, कंपन। और कंपन करते हुए ये जो कण होते हैं ये लगातार अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। भी ऊर्जा का स्थानांतरण भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, तभी एक तरंग का निर्माण हो सकता है। अब तरंग का निर्माण आपको मैं करके बताता हूँ, देखो ध्यान से कैसे होता है, देखिएगा। जैसे किसी भी तरंग को समझाने के लिए मैं माध्यम के 5 कण लेता हूं, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पे देना से यहां पर आपके पास इस लाइन पे y बराबर कितना हो जाएगा 0, इस पे आपके पास y बराबर क्या हो जाएगा +a, इस पे y बराबर क्या हो जाएगा -a। और तरंग को समझने के लिए यहां पर अपन 5 पार्टिकल लेते हैं। पहला पार्टिकल ये हो गया, ये आपके पास हो गया दूसरा पार्टिकल, ये अपने पास हो गया तीसरा पार्टिकल, ये आपके पास है चौथा पार्टिकल हो गया, और ये आपके पास है 5वां पार्टिकल हो गया। माध्यम में हालांकि बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बट फिर भी तरंग को समझाने के लिए 5 पार्टिकल का यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। ये चीज अच्छे से समझिएगा, तभी आपको तरंग समझ में आएगी भी। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सीन की। सबसे पहला सीन अपन देखते हैं t बराबर 0 पर। तो सबसे पहला सीन हो जाएगा t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर सारे के सारे जो कण है अभी कहां पर है, माध्य स्थिति पर है। किसी भी पार्टिकल को यहां पर ऊर्जा नहीं मिली है। t बराबर 0 पर मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्टिकल को इस प्रकार से यूं ऊर्जा देता हूं। मैंने ऊर्जा दी, तो ऊर्जा देते ही ये जो पार्टिकल है वो क्या करता है, अभी SHM स्टार्ट करने लगता है। भाई इसको एनर्जी दी, इस पार्टिकल को हल्का सा मैंने नीचे की तरफ इस प्रकार से यूं दबा के छोड़ दिया, तो ये SHM करने लग जाएगा इस प्रकार से। अभी इन चारों पार्टिकल्स को ऊर्जा नहीं मिली है। टाइम आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद में आपका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा आपके पास, t से t/4 हो जाएगा। जैसे आवर्तकाल का 1/4 टाइम हो जाएगा, वैसे ये वाला जो पार्टिकल है ये कहां पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार से चरम स्थिति पर पहुंच जाएगा। और चरम स्थिति पर पहुंच करके वापस माध्य स्थिति की तरफ गति स्टार्ट कर देगा। यानी अपना 1/4 दोलन ये कंप्लीट कर चुका है। और जैसे ये चरम स्थिति पर होता है तो वैसे ये इसको ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। और जैसे इसको ऊर्जा ट्रांसफर करेगा ना, तो वैसे ये भी इस प्रकार से यूं SHM स्टार्ट कर देगा। अभी इसको और इसको अभी तक ऊर्जा नहीं मिली है। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम आगे और बढ़ता है। टाइम कितना हो जाता है आपके पास, t/2 हो जाता है। तो t/2 हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये पार्टिकल t/4 में यहाँ पे आया, और अगले t/4 समय में वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये जो पार्टिकल है ना, ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, वापस आ जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर। और इस प्रकार से ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने लग जाएगा। इस पार्टिकल को, जिसको t बराबर t/4 पे ऊर्जा मिली थी, तो अब इसको ऊर्जा मिले हुए 1/4 आवर्तकाल हो चुका है। तो अब ये पार्टिकल कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर पहुंच करके वापस ये माध्य स्थिति की तरफ गति स्टार्ट कर देगा। SHM आपने पढ़ रखी है। और जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा तो ये इसको ऊर्जा प्रदान कर देगा, इसको एनर्जी सप्लाई कर देगा। अभी इसको और इसको अभी भी ऊर्जा नहीं मिली है। फिर टाइम कितना हो जाता है आपके पास में, t बराबर 3t/4 हो जाएगा। यानी t/4 टाइम बाद में सीन अपन देखते हैं। तो ये वाला पार्टिकल तो चरम स्थिति पर पहुंच जाएगा, तो ये तो यहां पर पहुंच जाएगा और वापस इस प्रकार से माध्य स्थिति की तरफ गति स्टार्ट कर देगा। ये यहां से वापस यहां पर पहुंच जाएगा और ये इधर की तरफ गति स्टार्ट कर देगा। और फिर उसके बाद ये जो यहां पे था ना, ये यहां पर पहुंच जाएगा और ये इधर की तरफ गति स्टार्ट कर देगा। सारे पार्टिकल यहां पर एक साथ गति कर रहे हैं भाई। और जब ये यहां पर होगा तो इस स्थिति में ये इसको ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा। ये सीन बन गया। इसको अभी भी एनर्जी का इंतजार है, अभी तक इसको ऊर्जा नहीं मिली अभी। फिर अगला t/4 समय पश्चात अपन बात करते हैं। t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, t
तो ये वाला पार्टिकल तो वापस यहाँ पे माध्य स्थिति पर आ जाएगा और ये इस प्रकार से इधर की तरफ गति करने लग जाएगा। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि t बराबर 0 पर इस पार्टिकल को अपन ने ऊर्जा दी थी, t/4 पे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे आ गया। यानी यहाँ पर ये जो पार्टिकल है x बराबर 0 पर, ये पार्टिकल अपना एक दोलन पूरा कर चुका है, अपना एक चक्कर पूरा कर चुका है अभी। तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है अभी? कैपिटल T समय लगता है। कितना समय लगता है? कैपिटल T। और फिर इसकी बात करते हैं तो ये पार्टिकल कहाँ पर पहुंच जाएगा? इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच गया तो ये वापस इधर की तरफ चलने लग जाएगा। और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन इस पार्टिकल की बात करते हैं तो ये पार्टिकल कहाँ पर आ जाएगा? इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आकर के पार्टिकल है इस प्रकार से ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। और ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और वापस माध्य स्थिति की तरफ चलने लग जाएगा। और फिर उसके बाद ध्यान से जब ये यहाँ पर होगा तो ये इसको ऊर्जा देगा और ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर जितने सारे के सारे पार्टिकल्स, इन सबको एनर्जी मिल चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे किसी पार्टिकल को ऊर्जा मिलती है वैसे ही वो पार्टिकल SHM स्टार्ट करने लगता है और जैसे पार्टिकल अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है अगले पड़ोसी कण को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। फिर ये कंपन स्टार्ट कर देगा, फिर ये चरम स्थिति पर पहुंचेगा तो ये इसको ऊर्जा देगा, फिर ये कंपन स्टार्ट कर देगा, फिर ये इसको ऊर्जा देगा, ये कंपन स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से कंपन करते हुए पार्टिकल लगातार अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं और जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। अब सारे के सारे पार्टिकल्स की पोजीशन को अगर मैं मिला देता हूँ तो इस पार्टिकल को यहाँ से अपन यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। सारे के सारे पार्टिकल्स की पोजीशन को मैंने मिला दिया है। तो इस प्रकार से आपके पास एक तरंग बन करके तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ ध्यान से, देखो t बराबर 0 पर इस पार्टिकल ने अपनी कंपन स्टार्ट की, t/4 पर यहाँ पर आया, t/2 पर वापस यहाँ पे आया, फिर t/4 पर यहाँ पर गया, t पर वापस यहाँ पर आ गया। यानी इस पार्टिकल को अपना एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगता है? अभी एक कंपन पूरा करने में समय लगता है t। तो कैपिटल T समय में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर माध्यम का जो कण है वो अपना एक कंपन पूर्ण कर लेता है। आप देख सकते हैं t बराबर 0 पर इसको ऊर्जा मिली, t बराबर t समय में यानी आवर्तकाल के बराबर समय में इसने अपना एक कंपन पूरा कर लिया है, ठीक है ना। अब t बराबर 0 पर तो आपकी तरंग यहां पर थी और t बराबर t समय पर आपके पास एक पूरी तरंग बनकर के तैयार हो चुकी है। तो t समय में एक तरंग का निर्माण हो जाता है। आपके पास एक जो कंप्लीट वेव है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरंग बन चुकी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ध्यान से एक तरंग की जो लंबाई होती है इसको अपन बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग यहां से यहां तक चली गई है, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है इस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा। यानी t समय में तरंग ने लेमडा दूरी तय कर ली है। तो तरंग ना वो लेमडा, तरंग लेमडा दूरी तय कर लेती है भाई। तरंग क्या करती है? लेमडा दूरी तय कर लेती है। तो ये t समय में मेरे को देखने को मिला है। t समय में एक कण ने अपना एक कंपन पूरा कर लिया, एक तरंग का निर्माण हो गया, साथ में तरंग है वो लेमडा दूरी आगे शिफ्ट हो जाती है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि अपन SHM के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एक तो होता है आयाम ए। क्या होता है? तरंग संचरण के दौरान
माध्यम के कण के कंपन का आयाम, यानी माध्यम के कण की माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। माध्यम का कण कंपन कर रहा है ना, तो माध्य स्थिति और चरम स्थिति इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक होता है आवर्तकाल कैपिटल टी। समझा सकते हैं अपन टी समय को कैसे डिफाइन करेंगे? माध्यम के कण को अपना एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय, या एक तरंग बनने में लगा समय, या तरंग को तरंग संचरण की दिशा में लैम्डा दूरी तय करने में लगा समय। इसके बाद एक होती है आपके पास तरंग दैर्ध्य, इसको अपन लिख देंगे लैम्डा। क्या होती है लैम्डा? एक तरंग की लंबाई क्या कहलाती है? लैम्डा। या तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा में आवर्तकाल के बराबर समय में यानी टी समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा। अनुप्रस्थ तरंग में सुरंग और गर्त बनते हैं, तो दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है वो भी क्या कहलाती है? लैम्डा। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के मध्य की जो दूरी है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? भी लैम्डा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लैम्डा। समझ में आ गई ना बात है? तो क्या होती है भी लैम्डा? क्या होती है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखो ध्यान से, एक होती है आपके पास कला, इसको अपन बोलते हैं फाई। कला क्या होती है? एक कोण होती है। तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं। और आपको बताया कि एसएचएम की तुलना अपन किससे कर सकते हैं? अभी सर्कल से कर सकते हैं, वर्त से कर सकते हैं। ठीक है ना। पार्टिकल अपना एक कंपन पूरा करता है, इसका मतलब एक चक्कर पूरा काट चुका है। तो देखो बेटा, इसने तो अपना एक कंपन पूरा कर लिया है, तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया, तो इसकी कला कितने देगी? 2 पाई। इस वाले पार्टिकल को अगर आप देखोगे तो यहां से यहां गया, वापस यहां पे आया, यहां तक आया, तो इस वाले कण की जो कला है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में? तो 3π/2। ये वाला पार्टिकल तो यहां से यहां तक जाकर के वापस यहां तक आया, तो इसकी कला कितनी हो जाएगी आपके पास में? तो पाई। ये वाला कण तो यहां से अभी तक यहां पर पहुंचा है, इसने 1/4 चक्कर पूरा किया है, तो इसकी कला कितनी हो जाएगी? π/2। और इस वाले कण को तो अभी तक ऊर्जा मिली है, इसने अभी एसएचएम स्टार्ट की नहीं, तो इसकी ऊर्जा है, इसकी कला कितनी हो जाएगी आपके पास में? 0। ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में इस पार्टिकल का नाम हो जाएगा ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया, और ये आपके पास ई हो गया। ठीक है ना। तो आयाम, आवर्तकाल, तरंगदैर्ध्य, कला, ये मैंने आपको समझा दिया। एक मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है भी जानते हो आप? माध्यम के कण द्वारा 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या या 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या। ये कण 1 सेकंड में कितने कंपन पूरे करता है, इसको अपन बोलते हैं आवर्ती। ठीक है ना। आपको पता है कि एक कंपन में एक तरंग बन जाती है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में बनने वाली जो तरंगों की संख्या है उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? भी आवर्ती बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवर्ती बोल सकते हैं। आवर्ती होगी। आपको पता है कि आवर्ती n बराबर क्या होता है आपके पास? 1/आवर्तकाल होता है। इसके बाद में एक होती है आपके पास कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती यानी ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना होता है जानते हैं आप सब? 2π/t। ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास? 2πn। या क्या होता है आपके पास? 2π/t। या आपके पास ओमेगा हो गया। और इसके बाद ध्यान से देखना। देखो, एक होती तरंग संख्या होती है। क्या होती है? तरंग संख्या। न्यू बार। क्या होती है तरंग संख्या? क्या होती है? बात सुनना भाई। एकांक लंबाई में कितनी तरंगें निहित है? भाई यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी भी? लैम्डा। इस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो लैम्डा लंबाई में कितनी तरंग है? 1।
तो लेमडा लंबाई में तरंगों की संख्या है 1, तो एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या 1 बटा लेमडा। तो 1 बटा लेमडा को अपन क्या बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं। तो न्यू बार बराबर क्या होता है आपके पास, 1 बटे लेमडा होता है अभी, ठीक है ना। और बस ये चीजें होगी, तो इन चीजों को नोट करना आपको। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ, देखो ध्यान से। मैं इस पोर्शन को यहां से मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस मैं आपको और बता देता हूं। देखो, तरंग संख्या के बाद में एक होता है आपके पास कोणीय तरंग संख्या, इसको अपन लिखते हैं के। और के बराबर कितना होता है आपके पास है, के बराबर 2 पाई बटा लेमडा होता है। एक होता है आपके पास है तरंग की चाल, v बराबर, सुनना ध्यान से। देखो t बराबर 0 पर आपके पास है तरंग यहां पर थी, और कैपिटल T समय में तरंग यहां पर पहुंच गई। तो कैपिटल T समय में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, लेमडा। तो एकांक समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, लेमडा बाई टी। तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, लेमडा बाई टी। और 1 बाई टी को अपन क्या लिख सकते हैं, n। तो ये आपके पास है क्या हो जाएगा, n लेमडा हो जाएगा। तो v बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है, n लेमडा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, लेमडा बटे टी। इसको मैं ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पाई से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पाई से। तो बराबर में क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ। ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओमेगा। 2 पाई बटे लेमडा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा बटा के, या इसको अपन लिख सकते हैं v के बराबर क्या होता है, ओमेगा होता है। ये बात भी होगी भी। अब सुनना देना से, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कलांतर पथांतर और समयांतर में संबंध है। ये फर्स्ट लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट है भी वेव का। इसको आप बहुत अच्छे से आप अटेंड करें, एक एक चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएगी। सुनना ध्यान से। देखो, कलांतर को अपन किससे लिखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, फाई से। पथांतर को अपन किससे लिखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, डेल्टा से। समयांतर को अपन किससे लिखते हैं, अभी समयांतर को अपन लिखते हैं स्मॉल टी से। सुनो, पार्टिकल ए और पार्टिकल ई, पार्टिकल ए तो अपना एक चक्कर पूरा कर चुका है, यानी इसकी कला हो जाएगी 2 पाई। पार्टिकल ई ने अभी एसएचएम स्टार्ट किया, तो इसकी कला हो जाएगी 0। तो ए और ई के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास है 2 पाई। तो दोनों के बीच में कलांतर हो जाएगा आपके पास है 2 पाई। पथांतर की बात करते हैं। पथांतर होता है दूरी। ये वाला पार्टिकल ए और ये वाला पार्टिकल ई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी, लेमडा। तो पथांतर इन दोनों के बीच में हो जाएगा लेमडा। आपको पता है कि इस पार्टिकल को तो t बराबर 0 पर ऊर्जा दी थी, ये मैंने आपको समझाया था। समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे करके देख लें, जब मैंने आपको तरंग का निर्माण समझाया था तब से। तो इस पार्टिकल को t बराबर 0 पे, वैसे ये वाली चीज है, इसको 2 बार देख लेना आप। t बराबर 0 पर इसको ऊर्जा मिलती है, और इसको ऊर्जा मिलती है t बराबर कैपिटल T पर। तो इसके बीच में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, कैपिटल T। तो समयांतर कितना हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल T हो जाएगा। ये बट्टा बट्टा बट्टा, ये बराबर लगा दो भाई। ये आपके पास एक रिलेशन हो चुका है अभी, ठीक है ना। और ये वाला जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान में रखना भी। कलांतर बटे 2 पाई बराबर पथांतर बटे लेमडा बराबर समयांतर बटे कैपिटल T।
ठीक है ना। तो इसको अपन चाहें तो इसको अपन x भी लिख सकते हैं, इसको x लिख दो चाहिए, ठीक है ना। चाहे इसको आप डेल्टा लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलांतर की बात करते हैं फाई की, 2 पाई को इसके बट्टे में ले जाओ, तो कलांतर बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे लेमडा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, के, और डेल्टा को अपन क्या लिख सकते हैं भी, डेल्टा लिख सकते हैं, और या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो कलांतर बराबर कितना होता है आपके पास है, के एक्स होता है, कितना होता है, के एक्स होता है। तो यहां तक मैंने जो भी आपको चीजें बताई उन सारी की सारी चीजों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं समतल परगामी तरंग का समीकरण। कोई भी आपके पास में एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, इसका इक्वेशन कैसे अपन राइट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। देखो मान के चलेगा यहां पे कोई तरंग उत्पन्न होती है, इधर की तरफ चलती है, ये तो आपके पास एक्स एक्स होगी, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो जाएगी, ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बन जाएगा आपके पास में। ये आपके पास x बराबर 0, y बराबर 0, यहां पे कोई पार्टिकल है जो कि SHM स्टार्ट करता है, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल है मान के चलेगा इस प्रकार से, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में गति स्टार्ट करता है, इधर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम अपन रख देते हैं, ये आपके पास में पार्टिकल हो जाएगा ए। तो पार्टिकल ए है, अपनी माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए का समीकरण क्या लिख देंगे अपन, ए का SHM का समीकरण अपने को लिखना आता है। ए का समीकरण ये वाई एक्स के अनुदिश विस्थापित हो रहा है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए साइन ओमेगा टी। याद होगा SHM मैंने लिखा था, y बराबर क्या होता है आपके पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पार्टिकल अगर माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट कर रहा है तो फाई कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। अब इस ए से x डिस्टेंस आगे, ये आपके पास कोई दूसरा पार्टिकल है b, तो यहां पे a और b के बीच में कलांतर ज्ञात करते हैं। तो a व b के मध्य कलांतर, तो यहां पे a और b के बीच में कलांतर अपन कैसे लिख सकते हैं, कलांतर क्या होता है आपके पास में, फाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कलांतर बराबर कितना होता है, k इंटू डेल्टा, और डेल्टा कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x। तो यहां पे b की जो कला है, b की कला कितनी हो जाएगी, b की कला बराबर b की कला, एक को ऊर्जा पहले मिलती है, ये पहले कंपन स्टार्ट करता है, बी को ऊर्जा बाद में मिलती है, बाद में कंपन स्टार्ट करता है। ए की कला आपने लिख दी ओमेगा टी, तो बी की कला की एक्स का भर दो, तो बी की कला हो जाएगी आपके पास ओमेगा टी माइनस क्या देगा आपके पास में, की एक्स, ठीक है ना। तो अब अपन यहां पे बी का समीकरण भी लिख सकते हैं।
तो बी का समीकरण क्या हो जाएगा आपके पास में, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है kx हो जाएगा। ये आपके पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण आ चुका है अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका समीकरण अपन ने लिखा y बराबर a साइन ओमेगा टी, इसके बीच में कलांतर kx आ गया, इसकी कला ओमेगा टी माइनस kx आ गई, तो इसका विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस kx आ गया अभी। अब देखो ध्यान से, y बराबर a साइन, यहां से ओमेगा को बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो अंदर क्या हो जाएगा आपके पास t माइनस के एक्स बाई ओमेगा, और ओमेगा बटे के को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x अपॉन वी। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये मैं लिख सकता हूं y बराबर a साइन, ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बटे टी, और के को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बटे लेमडा, तो यहां से 2 पाई को कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, तो 2 पाई को कॉमन निकाल लेगा तो टी बटे कैपिटल टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास x बटे लेमडा। ये तीनों एक ही है, ठीक है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई। इसके बाद में सुनो भाई, y बराबर a साइन, इसमें से मैं k को कॉमन निकाल लेता हूं, तो k को कॉमन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास ओमेगा टी बटे के माइनस क्या हो जाएगा आपके पास x, ओमेगा बटे के को अपन क्या लिख सकते हैं अभी v लिख सकते हैं, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा vt माइनस क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो मेन समीकरण तो आपके पास है यही है। अब इसका ये और ये भी इसी के रूप है भाई। तो समतल परगामी तरंग का समीकरण y बराबर क्या होता है आपके पास a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है अभी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। अब मैं एक काम करता हूं भाई, सबसे पहले y का t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल y अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल टी। डेल क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स में टी भी चेंज हो रहा है और एक्स भी चेंज हो रहा है, समय भी बदलता रहता है और अलग अलग पार्टिकल्स की स्थिति पे एक्स भी अलग अलग होता है। तो मैं टी के सापेक्ष कर रहा हूं, यानी एक्स को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, यानी ए की पोजीशन पे खड़ा हूं मैं। ए की पोजीशन पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का टाइम के साथ में किस प्रकार का वेरिएशन हो रहा है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो क्या बन जाएगा, देखो ए साइन का क्या हो जाएगा आपके पास है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी के सापेक्ष कर रहे हो तो ओमेगा टी तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, नहीं के एक्स तो कांस्टेंट हो गया और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा। इसको अपन क्या बोल देंगे ओमेगा बोल देंगे भी। और y का t के सापेक्ष अवकलन कर दिए तो ये आपके पास हो जाएगा कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। फिर उसके बाद इसका मैं एक बार और अवकलन करता हूं तो डेल स्क्वायर y अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है डेल टी स्क्वायर। ए ओमेगा का क्या हो जाएगा आपके पास ए ओमेगा, कॉस का क्या होता है आपके पास माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। टी के सापेक्ष कर रहे हो तो ओमेगा टी का एक बार और कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो ये आपके पास ओमेगा इस तरह आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा कण का त्वरण यानी एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल। फिर मैं क्या करता हूं आपके पास में डेल वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है डेल एक्स। y का x के सापेक्ष करते हैं और आपको बताया कि dy अपॉन dx ये क्या होती है ढाल होती है, स्लोप होती है। जो भी आपके पास तरंग बन रही है ना ये तरंग बनेगी इस प्रकार से,
तो किसी भी पॉइंट पर जो ढाल है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो एक का तो ए, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में के एक्स, और इसके बाद में इसका एक्स के सापेक्ष करते हैं तो टी तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ओमेगा टी तो कांस्टेंट हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में के एक्स, तो माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का के, तो माइनस का के। और इसी प्रकार से डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इसका दोबारा से करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास ए के, कॉस का क्या बनता है, कॉस का बनता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स का एक बार फिर से अपन अवकलन कर देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, तो फिर से वापस माइनस बन जाएगा, माइनस का के क्या बन जाएगा के स्क्वायर। तो यहां पर ये तो क्या बनती है आपके पास है ढाल, स्लोप, मतलब टेन थीटा बोल दें इसको अपन। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब मैं यहां पे इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है देखिएगा, इसको इससे डिवाइड करने पर यह आपके पास बन जाएगा डेल वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल टी, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास है डेल वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल एक्स बराबर ए ओमेगा, भाई ए से ए कट जाएगा और कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स से कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स कट जाएगा, तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा बटा के, और यहां पर आपके पास है जो ओमेगा बटा के, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई तरंग का वेग, तो ये आपके पास बन जाएगा बराबर माइनस का वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी तरंग की चाल हो जाएगी ये। तरंग की चाल आपके पास है डेल वाई अपॉन डेल टी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको अपन बोल सकते हैं कण की चाल वीपी, तो ये तो आपके पास हो जाएगा वीपी बराबर, इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास वी डब्ल्यू यानी तरंग की चाल इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्लोप, या इसको अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है, इसको भी अपन काम में लेंगे। ठीक है ना, ये बात होगी भी, तो इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों अपन ने इससे डिवाइड किया तो यहाँ से अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है वीपी बराबर माइनस वी डब्ल्यू इंटू टेन थीटा, और इसकी जो एप्लीकेशन है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक काम और कर देता हूँ, देखो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, देखो क्या बनता है, तो ये आपके पास बन जाएगा देखो डेल स्क्वायर वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल टी स्क्वायर, और बटे क्या देगा आपके पास है डेल स्क्वायर वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, माइनस का ए इसमें भी है, तो ओमेगा स्क्वायर बटे के स्क्वायर। आपको मालूम है कि ओमेगा बाई के क्या होता है अभी वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से आपके पास हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल एक्स स्क्वायर। ये आपके पास में कोई भी समतल प्रगामी तरंग है उसका अवकल समीकरण हो जाएगा ये, इसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं।
समतल परगामी तरंग का अवकल समीकरण हो गया भी ये। तो देखो बातें सारी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है और ये वाला तो आपको ध्यान में रखना ही है भी, ठीक है। अब सुनना देवदान से, देखिएगा ये वाला फॉर्मूला कहां पर काम आता है ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी आपके पास है तरंग है, उस तरंग का स्क्रीनशॉट आपको दे रखा है। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्या होता है, जैसे कोई भी वीडियो चल रहा है, कोई भी मूवी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर का भी स्क्रीनशॉट लेते होंगे। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं अपन, कि जैसे 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 टाइम आगे बढ़ेगा मेरी पोजीशन बोर्ड की जो स्थिति है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। आप किसी टाइम को अगर अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं भाई, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी उस टाइम को आप रोक देते हैं एक प्रकार से, उस टाइम पे मैं कहां पे था, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ तो सब आप रोक देते हैं, तो उसको आपने कैप्चर कर दिया। तो स्क्रीनशॉट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट को कैप्चर करना, किसी विशेष क्षण को आपने कैप्चर कर लिया, उसका आपने फोटो ले लिया अभी, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट होता है। तो कोई भी तरंग इस प्रकार से चल रही थी, उस तरंग का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, तरंग का स्क्रीनशॉट आपको दे रखा है, दिया है आपको ए बी और सी की गति की दिशा आपको बतानी है। इस प्रकार से आपके पास तरंग है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये कोई भी तरंग है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको अपन, ये x हो गया, तो यहां पर अपन इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। ये स्क्रीनशॉट अपने पास में आ गया, यानी अपन ने फोटो ले ली। अब जिस टाइम आपने फोटो ली उस टाइम ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम आपके पास है ए, ये जो पार्टिकल आपके पास है इस पार्टिकल का नाम आपके पास है बी, और इसी प्रकार से ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का नाम आपके पास हो जाएगा सी। तीनों पार्टिकल्स की गति की दिशा आपको मालूम होनी चाहिए भी। तो अपन जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर क्या होता है, माइनस का VW इंटू टेन थीटा, और मान के इसलिए आपकी जो तरंग है वो इधर की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। तो देखिएगा मतलब टेन थीटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो टेन थीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए पर एक क्षैतिज बना देता हूं, बी पर क्षैतिज बना देता हूं, सी पर क्षैतिज बना देता हूं। ए पर स्पर्शिका बना दी, बी पर स्पर्शिका बना दी, सी पर स्पर्शिका बना दी। ए पर मैंने कोण ज्ञात कर लिया थीटा ए, बी पर मैंने कोण ज्ञात कर लिया थीटा बी, ये थीटा बी हो गया। सी पर मैं इस प्रकार से कोण ज्ञात कर लूंगा थीटा सी, ठीक है ना। कोण आप कैसे माप सकते हैं भी, पॉजिटिव एक्स पे खड़े होकर के दूसरी वाली स्पर्शिका के साथ में कोण ज्ञात करना। अभी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धनात्मक, भाई स्लोप लेना तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा यार। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए पर, तो ए पर ध्यान से देखना, देखो वी ए बराबर अपने पास है ना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर माइनस का माइनस लगा दो, VW तरंग किधर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो इसका चिन्ह लिखना है केवल आपको प्लस का चिन्ह। टेन थीटा
ए पर आपके पास है थीटा 90 से छोटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको भी अपन लिख देंगे पॉजिटिव। तो ये आपके पास है क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी ऑब्वियसली आपका जो ए है वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि इसकी बी की बात करते हैं। तो बी पे देखो ध्यान से, वी बी बराबर माइनस का वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास है प्लस, बी पे थीटा 90 से बड़ा, टेन थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये आपके पास माइनस 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 क्या हो जाएगा आपके पास प्लस पॉजिटिव, यानी बी किधर की तरफ जा रहा है इस टाइम पे ऊपर। इसी प्रकार से आपके पास सी है, तो अपन लिख सकते हैं इसको वी सी बराबर माइनस का वी डब्ल्यू किधर की तरफ हो जाएगा आपके पास प्लस का, सी पे भी एंगल है वो 90 से छोटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का यानी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये भी किधर की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट दे रखा है तो उसका पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है ये आप मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मैंने इधर की तरफ दे रखी है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में इधर की तरफ दे देता, नेगेटिव एक्स की तरफ दे देता, तो यहाँ पे ये और ये जो मैंने प्लस लिखे ना वी डब्ल्यू, वो सारे के सारे माइनस लिख देता, और उससे आपके सारे के सारे जो आंसर है वो चेंज हो जाते भी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए बच्चों, तरंग क्या होती है ये अपन ने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद में तरंग का वर्गीकरण, और फिर उसके बाद में तरंग का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक समतल प्रगामी तरंग का समीकरण अपन ने यहाँ पे डिराइव कर दिया है, और फिर उसके बाद में अपन ने x के सापेक्ष t के सापेक्ष एक बार दो बार आंशिक अवकलन किया, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्राप्त हुआ था अपने को vp बराबर माइनस का वी डब्ल्यू इंटू टेन थीटा, उसकी हेल्प से पार्टिकल उसकी गति की दिशा अपन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आज का अपना ये जो लेक्चर है ये अपन यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो आज मैंने आपको जो बातें बताई उन्हीं बातों को अपन आगे काम में लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर पर आप सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करके आएंगे, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। अगर आज के इस लेक्चर को आपने ख़राब कर दिया, आपने ढंग से अटेंड नहीं किया, तो फिर उसके बाद में आप अगले लेक्चर से वेव थ्योरी है उसको समझने की उम्मीद मत करना भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।